नमस्कार दोस्तों, सफल की ऑनलाइन ऐप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की क्लास में हम बात करेंगे मेजर टेस्ट नंबर 2 के सॉल्यूशन पर। 130 प्रश्नों की श्रृंखला आपके पास पहले पहुंचाई जा चुकी थी ग्रुप के माध्यम से, यूट्यूब चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से। आपके पास 130 प्रश्नों की श्रृंखला है, किंतु इस क्लास के अंतर्गत 130 प्रश्नों के सॉल्यूशन को लेकर मैं आपके सामने। निश्चिंत रहें, जो प्रश्न आपके समक्ष रखे गए हैं उस पर पूरी तरीके से तैयारी की गई है। कोशिश यही की गई है कि वो प्रश्न आपके पास अंतिम भर्ती परीक्षा में जो है आपके समक्ष रहे। इसलिए ये सॉल्यूशन आपके 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 भविष्य को संवारने के लिए और अंतिम भर्ती परीक्षा में आपको ज्यादा से ज्यादा अंक दिलाने के लिए कारगर साबित होगा। 25 सितंबर को होने वाले इस एग्जाम के लिए ये सॉल्यूशन आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसीलिए इस पेपर के प्रश्न नंबर 1 को आप देखें, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है, यह कथन निम्न में से किसके द्वारा दिया गया? प्रश्न पूछा ही जाएगा, याद रखें आप। सामान्य सा प्रश्न है लेकिन फिर भी पूछा जाएगा, याद रखें आप। जिसके सही आंसर में आप याद रखेंगे प्लेटो। अधिकतम स्रोत के अंतर्गत अरस्तु है, किंतु हम यहां अरस्तु इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि यह प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। और जब कोई प्रश्न पहले पूछा ही जा चुका हो और उसका जो आंसर है वो प्लेटो सही मान लिया गया हो, तो आपको आगे की जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी उसी ऑप्शन को आपको सही याद रखना चाहिए। तो सही आंसर लगाएं आप प्लेटो। दूसरा प्रश्न देखिए आप, शारीरिक दक्षता क्षमता है दैनिक कार्य करने की, मूलभूत कौशल मापने की, समूह वर्गीकरण करने की, उपरोक्त में से कोई नहीं। अब यहां देखें आप, बिल्कुल सामान्य सा प्रश्न है। शारीरिक दक्षता दैनिक कार्य करने की एक अचूक क्षमता, उसी को शारीरिक दक्षता का नाम दिया जाता है। जबकि आप दैनिक दिनचर्या के सभी काम आपने कर लिए, उसके बावजूद आप कोई नया काम भी करने के लिए अगर सक्षम हैं तो वही आपकी शारीरिक दक्षता कहलाती है। इसलिए कार्य करने की क्या कहलाएगी? ये क्षमता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए आप, लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर होती है। तो लड़कियों में मुख्य शारीरिक विकलांगता आमतौर पर कौन सी होती है? काइफोसिस, याद रखें। अब काइफोसिस किसको कहा जाता है? जिसमें पीछे से पीठ है वो राउंड हो जाती है। राउंड होने के कारण पीछे से गोलाकार जो दिखाई देता है वो किशोरियों में, लड़कियों में सबसे ज्यादा दिखाई देता है। ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है। अमूमन क्या होता है, किशोरियों की आदत कंधों को आगे झुका के रखने की होती है। यही कारण है कि उस पोस्चर में रहने के कारण उनमें एक बुरी विकृति जन्म ले लेती है, जिसको काइफोसिस के नाम से जाना जाता है। तो अगर किशोरियों से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो आप क्या लगा देंगे? काइफोसिस। अब यहां एक चीज और याद रखें आप, ये प्रश्न तो किशोरियों से है, किंतु पूछ लिया जाए महिलाओं में निम्न में से कौन सी शारीरिक विकृति होगी, तो फिर काइफोसिस नहीं होकर फिर लॉर्डोसिस हो जाएगा, जिसमें कर्व ऊपर से नहीं बनकर नीचे से बन जाता है और नीचे से आगे की ओर आपको कर्व नजर आएगा। महिलाओं में ये इसलिए ज्यादा होती है क्योंकि प्रेगनेंसी की वजह से वजन ज्यादा आगे होता है और रीढ़ की हड्डी आगे की ओर कर्व कर जाती है। तो इस प्रकार से जो पोस्चर बन जाता है उसको आप क्या कहेंगे? लॉर्डोसिस। तो लड़कियों में, किशोरियों में अगर पूछा जाए तो काइफोसिस होगा, और महिलाओं में यदि पूछा जाए तो क्या याद रखेंगे? लॉर्डोसिस। नेक्स्ट देखें आप, प्रश्न नंबर 4 की अगर हम बात करेंगे, 130 प्रश्नों की श्रृंखला में देखें आप प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में देखें, एक विकृति दूसरी विकृति का कारण होती है, अतः नॉक नी घुटने टकराने का कारण होता है। फ्लैट फुट, धनुष पैर, जानु पैर, पार्श्व कुब्जिता। ठीक है। अब यहां देखें आप, जिस भी व्यक्ति के जो है नॉक नी होते, घुटने अगर टकराते हैं, तो इट मींस आप ये मान के चलें कि वो स्थूल बॉडी, भारी शरीर वाला, लगभग भारी शरीर वाला व्यक्ति होता है। और जिसके घुटने टकराते हैं उसका वजन सीधा बिल्कुल नीचे चले जाता है एड़ियों पर, और एड़ियों पर वजन जाने के कारण पैर पूरी तरीके से चपटा हो जाता है, जिसको फ्लैट फुट नामक विकृति कहा जाता है। तो इसमें सही आंसर लगाएं आप फ्लैट फुट। खेल कूद विस्थापन में कौन सा लीवर अधिक प्रभावित होता है? तो याद रखें आप, खेल कूद के अंतर्गत सबसे ज्यादा जो होगा वो तीसरे दर्जे का होता है। याद रखें आप, इसलिए होता है क्योंकि गति की जो आवश्यकता होती है खेलों में सर्वाधिक होती है, चाहे बल अधिक लग रहा हो। इसलिए तीसरे दर्जे के लीवर का उपयोग सबसे ज्यादा खेल कूद के अंतर्गत किया जाता है आपको। ठीक, हमारे जो इस यूनिट के अंतर्गत उत्तोलक में से ये प्रश्न है, और उत्तोलक का जो वीडियो कोर्स के अंतर्गत है उसमें आप पूरी तरीके से इसको समझ सकते हैं। किंतु प्रश्न की फॉर्म पे आप यहां याद रखेंगे कि खेलकूद या विस्थापन में सर्वाधिक जो है किस प्रकार के लीवर का उपयोग किया जाता है, तो वो कौन सा लीवर कहलाएगा? थर्ड लीवर कहलाएगा। पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना, पैर की उंगलियों पर शरीर को उठाना किस बात का उदाहरण है? देखें आप, पैर की उंगलियां अगर शरीर पर हैं तो क्या प्रथम श्रेणी उत्तोलक है? तो क्या द्वितीय श्रेणी उत्तोलक है?
तृतीय श्रेणी उत्तोलक है या निम्न में से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 6 में अगर आप देखोगे तो यहां देखें आप, प्रश्न नंबर 6 के अंतर्गत पैर की उंगलियों पर शरीर को अगर आप उठाओगे तो सही आंसर में आप लगाएंगे द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। खेल की चोटों की चिकित्सा में सर्वप्रथम पद है क्रायोथेरेपी, हाइड्रोथेरेपी, एक्टोथेरेपी और थर्मोथेरेपी। अब इसके अंतर्गत आप याद रखेंगे कि सबसे पहले जो है खेल की जो चोट है उसमें सबसे पहले आप कौन सी चिकित्सा दोगे, तो सबसे पहले आप क्रायोथेरेपी, ठंडी चिकित्सा जो है बर्फ का आप उपयोग करते हुए उस चोट का उपचार कर सकते हैं। तो सही आंसर क्रायोथेरेपी। यदि कोई मांसपेशी संकुचित हो परंतु उसमें कोई गति न हो वह संकुचन विधि कहलाता है। आइसोमेट्रिक, आइसोटोनिक, आइसोकाइनेटिक या फिर काइनेटिक। प्रश्न नंबर 8 स्क्रीन बोर्ड में आपके सामने है, जिसका सही आंसर आप आइसोमेट्रिक लगाएंगे आप। अब आइसोमेट्रिक क्या है, आइसोटोनिक क्या है और आइसोकाइनेटिक क्या है, काइनेटिक क्या है, ये सारी चीजें आपको इसके पहले वाले वीडियो में बहुत बढ़िया तरीके से समझाई जा चुकी है। आइसोटोनिक के अंतर्गत मांसपेशियों की स्थिति क्या होगी, आइसोकाइनेटिक के अंतर्गत क्या होगी और जो है आइसोटोनिक के अंतर्गत क्या होती है, वो सारी चीज आपको पहले वाले वीडियो में समझाया जा चुका है। तो यहां सही आंसर आप क्या लगाएंगे, आइसोमेट्रिक। अगला देखें आप, प्रश्न नंबर 9 में देखें आप, बहुत बढ़िया प्रश्न जो इससे पहले भी पूछा जा चुका है। आदर्श धावन पथ जो माना जाएगा, 200 मीटर का, 400 मीटर का, 600 मीटर जो है और 300 मीटर। तो सही आंसर 400 मीटर। किंतु पूछा जाए अभ्यास ट्रैक कितने मीटर का होता है, तो याद रखेंगे 200 मीटर। भारत का खेल मंत्री श्री अशोक चंद्र, श्री रामदास अठावले, श्री सदानंद गौड़ा और श्री अनुराग ठाकुर। याद रखें आप, ये प्रश्न राजस्थान से भी पूछा जाना है और केंद्रीय स्तर पर भी पूछा जाएगा, क्योंकि इससे पहले पूछा जा चुका है, इसलिए ये प्रश्न इस श्रृंखला में आपके लिए डाला हुआ है। किंतु प्रश्न यहां पूछा गया है कि केंद्रीय स्तर पर, तो केंद्रीय स्तर पर आपके खेल मंत्री की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 10 में आप देखें, श्री अनुराग ठाकुर को ये जो प्रभार है ये दिया गया है। अभी वो भारत के खेल मंत्री के रूप में कार्यरत हैं। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल कब शुरू हुए थे, तो आधुनिक ओलंपिक खेलों को आप 1896 में एथेंस से शुरू करेंगे। ओलंपिक झंडे के रिंग किसका इशारा करते हैं, 5 देश का, 5 नदियों का, 5 महाद्वीप का और 5 पर्वत का। तो सही आंसर लगा दें आप 5 महाद्वीप। इसके बाद प्रश्न नंबर 12 के बाद अगर हम देखेंगे तो प्रश्न नंबर 13 की ओर आगे बढ़ेंगे और प्रश्न नंबर 13 में आप देखें, ओलंपिक झंडे में बना पीला गोला किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है। तो यहां देखें आप, पीला किसका करेगा, एशिया का। यहां से एक प्रश्न पूछा ही जाना है, आपको यह पता होना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया का कौन सा रंग होता है, यूरोप का कौन सा होता है, अमेरिका का कौन सा होता है, ये सारी चीज आपको याद रखना है। लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा, तो किस उम्र के अंतर्गत, याद रखें आप, किस उम्र में लड़कियों की वृद्धि लड़कों की अपेक्षा सर्वाधिक होती है। 6 से 10 साल, 13 से 19 साल और 19 से 25 साल या 25 से ऊपर। लड़कियों की वृद्धि सर्वाधिक तीव्रता से होती है लड़कों की अपेक्षा। 6 से 10 साल, 13 से 19 साल, 19 से 25 और 25 से ऊपर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप सही आंसर यहां लगाएं, 13 से 19 साल। निम्न में से किसका संदर्भ एस्थेनिक बॉडी टाइप से होता है, छोटा मोटा, मांसपेशी, पतला छितला, छाती वाला, असामान्य शरीर। तो एस्थेनिक कौन सा होता है, पतला दुबला होता है, छिछली बॉडी का होता है, चिड़चिड़ा होता है, अंतर्मुखी होता है, दिखने में बहुत ज्यादा आपको चिड़चिड़े स्वभाव का नजर आएगा, वो दूसरे की आलोचना करना तो पसंद करता है किंतु वो खुद की आलोचना नहीं सुनता। तो इस प्रकार की पतली बॉडी के चिड़चिड़े स्वभाव के क्रोधी जो लोग होते हैं उनकी जो बॉडी होगी वो कैसी होगी, एस्थेनिक बॉडी कहलाएगी। इसके अलावा देखें आप अगले प्रश्न को, अगर आप देखोगे प्रश्न नंबर 16 की अगर हम बात करेंगे तो प्रश्न नंबर 16 में देखें आप, पैलेस्त्रा जो है प्राचीन यूनान में प्रसिद्ध था।
तो पैलेस्त्रा प्राचीन यूनान में एक विद्यालय के रूप में, स्टेडियम के रूप में, कुश्ती के स्कूल के रूप में, तैराकी। सही आंसर लगाएं यहां पे, कुश्ती के रूप में ये प्रसिद्ध। सिगमंड फ्राइड को निम्न में से किसी एक सिद्धांत का प्रता कहा जाता है। ये प्रथम प्रश्न पत्र में भी प्रश्न पूछा जा सकता है, याद रखें आप। अभिप्रेरणा का सिद्धांत, मनोविश्लेषण का सिद्धांत, संबंधवाद का सिद्धांत या समांतरवाद का सिद्धांत। सही आंसर लगाएं, मनोविश्लेषणवाद का जनक अगर कहा जाएगा तो किसको कहा जाएगा? सिगमंड फ्राइड को ही कहा जाता है। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18। इसी श्रृंखला में आप प्रश्न नंबर 18 को अगर आप इधर देखेंगे तो शारीरिक शिक्षा में समय सारणी को प्रभावित करने वाले कारक। समय सारणी आपका टाइम टेबल विद्यालय के अंतर्गत है, उसको प्रभावित करने वाले कारक अगर आप देखोगे तो विद्यार्थियों की संख्या, उपकरण, ये यहां पे थोड़ा सा करेक्शन है, इसको आप उपकरण पढ़ेंगे, उपकरण की उपलब्धता, वातावरण और उपरोक्त सभी। तो अब समय सारणी टाइम टेबल की अगर हम बात करेंगे तो टाइम टेबल को प्रभावित करने वाली जो चीजें हैं, उन प्रभावित करने वाली चीजों में विद्यार्थियों की संख्या भी होगी, उपकरण की उपलब्धता भी होगी, वातावरण भी होगी। तो यहां आप उपरोक्त में से सभी आंसर को सही लगाएंगे। निम्न में कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत, निम्न में से कौन सा खेल प्रशिक्षण का सिद्धांत नहीं है? भार की बढ़ोतरी, क्रिया की मितव्ययिता, प्रशिक्षण की बारंबारता और निरंतरता। अब यहां देखें आप, कॉमन सेंस से ये प्रश्न इसमें डाला हुआ है, आंसर भी आपको कॉमन सेंस से ही निकालना पड़ेगा। खेल प्रशिक्षण के अंतर्गत भार की बढ़ोतरी एक समय अंतराल के बाद की जानी चाहिए, बारंबारता होनी चाहिए, निरंतरता बहुत ज्यादा आवश्यक होती है, किंतु क्रिया की मितव्ययिता यहां पर जो है सेट नहीं हो रहा है, इसलिए आप सही आंसर क्या लगा देंगे? क्रिया की मितव्ययिता। बेलास्टिक प्रशिक्षण तरीका सबसे अच्छा प्रशिक्षण है। बेलास्टिक जो है, बेलास्टिक विधि जो है आपने पढ़ी भी होगी, किसके लिए, किस क्षमता का विकास करने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है? ताकत, सहनशीलता, लचकीला लिख रहा हुआ है यहां पर, तो आप इसको लगाएंगे लचीला, फ्लेक्सिबिलिटी जिसको कहा जाता है, और इनमें से कोई नहीं। यह प्रश्न अच्छा प्रश्न पूछा भी जा सकता है, और बेलास्टिक अगर आएगा तो बेलास्टिक जो है विधि जो है ये फ्लेक्सिबिलिटी, लचीलेपन की, लोचशीलता को बढ़ाने के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होती है। तो सही आंसर में आप क्या लगाएंगे? सी, लचीलापन। इसके अलावा प्रश्न नंबर 21 को देखें आप, शरीर को गरमाना करता है, हृदय की गति को कम करता है, शरीर में मांसपेशी तापमान को बढ़ाता है, फेफड़ों के वॉल्यूम को बढ़ाता है, और इनमें से कोई नहीं। शरीर गरमाना करता है मतलब वार्म अप क्या करता है? तो प्रश्न नंबर 21 में देखें आप, शरीर में मांसपेशियों के तापमान को बढ़ाता है, बी सही यहां पर आप लगा सकते हैं, क्योंकि प्रारंभिक जो फायदा होगा वार्म अप का, प्रारंभिक फायदा क्या होगा कि शरीर के तापमान को बढ़ाकर वो किसी भी कार्य को करने के लिए खिलाड़ी को तैयार कर देता है, और तैयार तब हो पाता है जबकि प्रारंभिक जो उसका जो तापमान है उसमें वृद्धि हो जाए। निम्न में से कौन सा पारंपरिक मनोरंजन का साधन नहीं है? नृत्य, नाटक, संगीत और टीवी। अब आप देखें, आप इस प्रकार के जो प्रश्न हैं ये आपको सोल्व करने ही पड़ेंगे। आप थोड़ा सा भी दिमाग लगाकर यहां से सही आंसर को बाहर ला सकते हैं। प्रश्न नंबर 22 में देखें आप, परंपरागत में नृत्य होगा, नाटक होगा, संगीत होगा, किंतु टीवी नहीं होगा। योग का पितामह कहा जाता है, स्वामी शिवानंद, महेश योगी, महर्षि पतंजलि, स्वामी स्वातम राम। तो बिल्कुल सीधा सा प्रश्न, महर्षि पतंजलि को ही योग का पितामह कहा जाता है। निम्न में से कौन शुद्धि क्रिया नहीं है? नैति, कपालभाति, धोती और कुंभक। तो नैति है, धोती है, कपालभाति भी है 5वें नंबर पर, और उसके बाद जो कुंभक है, कुंभक अपने आप में प्राणायाम किया एक चरण होता है, एक घटक होता है, जिसमें श्वास को शरीर के अंतर्गत स्थिर रखा जाता है और उसके बाद उसको बाहर निकाल दिया जाता है। तो श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया प्राणायाम में होती है, इसलिए शुद्धि क्रिया में नहीं आएगा। सही आंसर लगा दें आप, कुंभक। योग निम्नांकित में से किनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है? मन और शरीर, विचार और कर्म, मानव और प्रकृति, और विचार और स्वप्न। देखें आप, एक स्तरीय प्रश्न इस श्रृंखला के अंतर्गत है, और उसी में आपको देखना है कि सही आंसर क्या होगा। योग निम्नांकित में से किनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है? मन और शरीर, विचार और कर्म, मानव और प्रकृति, विचार और स्वप्न। सही आंसर बिल्कुल सोच समझ के इसमें आपको देना चाहिए।
योग निम्नांकित में से किसके बीच सामंजस्य स्थापित करता है? अब यहां देखें आप, योग जो है, योग अपने आप में अगर सामंजस्य अगर बिठाएगा तो सामंजस्य वो ईश्वर और शरीर, आत्मा और परमात्मा के दोनों के बीच में सामंजस्य को स्थापित करने वाली जो विधा है उसी को योग कहा जाता है। किंतु इस ऑप्शन के अनुसार आप यहां मन और शरीर को सही आंसर मान सकते हैं। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, जहां खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता माना जाता है, वहां पर खिलाड़ी अधिक महत्व देते हैं सामाजिक पहचान को, उपलब्धि की आवश्यकता को। अच्छा प्रश्न है, याद रखना आप, कॉमन सेंस से लिया हुआ ये एक अच्छा प्रश्न है। और थर्ड ऑप्शन आंतरिक संतुष्टि को, और तीसरा अवार्ड तथा रिवार्ड को। आत्मिक संतुष्टि और अवार्ड तथा रिवार्ड, जहां खेलों में सामाजिक मूल्यों के मापन का आधार प्रतियोगिता में सफलता माना जाता है, वहां पर खिलाड़ी अधिक महत्व किसको देंगे? तो याद रखें आप, अधिकतम महत्व जो दिया जाएगा वो उपलब्धि की आवश्यकता को ही दिया जाएगा। आपने जो प्राप्त किया है वो चीज कितनी ज्यादा आवश्यक है, वो आवश्यक होगी तभी आप जाने जाएंगे, तभी आप पहचाने जाएंगे। यदि प्राप्त की गई चीज का इतना ज्यादा मूल्य अगर नहीं है तो फिर वो सामाजिक पहचान का कारण भी नहीं बन सकती। इसलिए आप यहां सही आंसर क्या लगाएंगे? उपलब्धि की आवश्यकता। उपलब्धि की आवश्यकता को मानते हुए अगले प्रश्न नंबर 26 के बाद 27 पे हम जाएंगे। तो वहां देखें आप, किसी संस्थान की चार दीवारी के अंदर आयोजित की जाने वाली एथलेटिक मीट, इंट्राम्यूरल, एक्स्ट्राम्यूरल इलेक्शन, सही आंसर लगा दें आप इंट्रामूरल, अंतः विद्यालय प्रतियोगिता जिसको कहा जाता है। प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं विकास के लिए खेलकूद बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये किसने कहा है? परिभाषा से रिलेटेड ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जहां समझने के लिए कुछ भी नहीं होता है। यहां यदि आपको याद है तो वो सही होगा, इसलिए परिभाषाओं अमूमन रटी ही जाती है। यहां सही आंसर लगाएं आप मैक्डुगल। शरीर शिक्षा के लक्ष्य हैं खेलों का विकास, स्वास्थ्य सुधार, दीर्घायु, व्यक्ति का संपूर्ण विकास। तो शारीरिक शिक्षा न केवल शरीर, वर्तमान समय में तो वो बालक का संपूर्ण विकास करती है, अतः व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास आप यहां पर सही आंसर लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए प्रश्न नंबर 30, खेल क्रीड़ा से बल, गति, संतुलन के कौशल, नैतिकता और संवेगों पर व्यक्ति नियंत्रित करता है। यह कथन किसका है? खेल क्रीड़ा के माध्यम से बल, गति, संतुलन के कौशल और साथ ही साथ नैतिकता, इसके अलावा संवेगों पर भी व्यक्ति नियंत्रण स्थापित कर लेता है। यह बिल्कुल सटीक और सही बात है। किंतु यह कहा किसने है? तो आप याद रखिए, यहां खेल क्रीड़ा के माध्यम से इस प्रकार का विकास किया जा सकता है। यह जो कथन है वो प्लेटो का कथन है। सही आंसर प्लेटो लगाएं। महान ग्रंथ इलियड और ओडेसी की रचयिता कवि होमर, यूनान का एक सुनहरा काल, यूनान का सबसे प्राचीन काल जिसमें कवि होमर का जन्म हुआ है, उसी से संबंधित ये प्रश्न है। दो प्रसिद्ध महाकाव्य इलियड और ओडेसी के रचयिता कवि होमर, ये प्रश्न पूछा ही जाएगा। मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के द्वारा क्रियात्मक सुधार लाए जाने को कहते हैं हिप्नोसिस, बायोमैकेनिकल चेंजेस, प्लासेबो इफेक्ट और मेडिटेशन। समझने वाला प्रश्न देखा, मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया के माध्यम से क्रियात्मक सुधार लाए जाने को कहते हैं मस्तिष्क पर नियंत्रण करते हुए, अपने आप को समझते हुए अपनी क्रिया में सुधार लाना। मतलब किसी चीज का आपके द्वारा दोहराव किया जाएगा, मन ही मन है। सही आंसर लगाएं आप हिप्नोसिस। हिप्नोसिस एक ऐसी प्रक्रिया जिसके अंतर्गत आपको वो बात याद दिलाई जाती है कि आप कितने शक्तिशाली हैं और आप क्या कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 33, स्कूल जाने से पहले बच्चे किसके द्वारा तेजी से सीखते हैं? नकल, अभ्यास, टेलीविजन के माध्यम से या प्रक्षेपण के माध्यम से? आप देखें आप, प्रश्न नंबर 33 एक स्तरीय प्रश्न। शेषवावस्था के बालक पे आपको जाना है। शेषवावस्था पे आप सीधे चले जाएं और शेषवावस्था पर याद रखें आप, शेषवावस्था में बालक सबसे ज्यादा सीखता है
अनुकरण के माध्यम से। याद रखें, इसमें तो सही आंसर आपने नकल लगा दिया, किंतु शैशवावस्था में आपने देखा होगा बालक जो कुछ भी देखता है उसी को आत्मसात कर लेता है। इसलिए एक शारीरिक शिक्षक के रूप में, एक अच्छे शिक्षक और शिक्षिका के रूप में आपको चाहिए कि शैशवावस्था वाली अगर आप क्लास में हैं, 0 से 6 वर्ष के बालकों के मध्य अगर आप हैं, तो आपकी सारी क्रियाएं बिल्कुल सटीक होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए। यदि आपने वहां पर थोड़ी सी भी गलती कर दी तो यह मान के चलिए आपके द्वारा की गई उस क्रिया का फौरन बालकों के द्वारा आत्मसात कर लिया जाएगा और पूरे जीवन भर वो इसी क्रिया को दोहराते रहेंगे, चाहे वो गलत है। क्यों कि 0 से 6 वर्ष की अवस्था में या प्रारंभिक अवस्था में बालक उस चीज को बहुत जल्दी सीख लेते हैं जो वो देख रहे हैं। तो आपका अनुकरण एक अभिभावक के रूप में, पिता के रूप में, माता के रूप में या शिक्षक, शारीरिक शिक्षक या कोच के रूप में हमेशा पॉजिटिव, सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि बालक किसके माध्यम से सीख रहा है? नकल के माध्यम से। नेक्स्ट देखिए आप, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है स्वयं को समझने में, बालक को समझने में, शिक्षण विधि के चयन में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया के अंतर्गत। ये प्रश्न भी देखें आप, आपको कॉमन सेंस से इसका आंसर देना है। प्रश्न नंबर 34, तो शिक्षा मनोविज्ञान जो है पूरी शैक्षिक प्रक्रिया के लिए उत्तरदायी होती है, इसलिए सही आंसर क्या लगाएंगे आप? ऑप्शन डी। प्रश्न नंबर 34 के बाद आगे चलेंगे। प्रश्न नंबर 35, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न दिए जाएंगे आपसे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर को चुनिए। अब यहां देखें, अब आपको ये याद रहना चाहिए कि फ्रेडरिक लुडविग जोन जो है वो शैक्षिक जिम्नास्टिक के आगे शैक्षिक जिम्नास्टिक है, जॉन डीवी आधुनिक ओलंपिक खेल है, पीएस लिंग टर्नवेरी आंदोलन और डॉक्टर कुबर्टीन के आगे लिखा हुआ है व्यवहारवाद। अब सुमेलित वाले जो प्रश्न हैं वो अमूमन पूछे जाते हैं, इसलिए याद रखें आप, उनका अभ्यास आपको यहीं से ही हो जाना चाहिए। तो प्रश्न नंबर 35 में आप खुद यहां सुमेलित करके देख सकते हैं। तो प्रश्न नंबर 35 में देखें आप, यहां सुमेलित करते आएंगे, यहां सुमेलित करेंगे तो फ्रेडरिक लुडविग जोन को आप सीधा किससे जोड़ देंगे? आप टर्नवेरियन आंदोलन से किसको देख लेंगे? फ्रेडरिक लुडविग जोन को देख लेंगे आप। ठीक, इसके बाद देखेंगे आप जॉन ड्यूवी। तो जॉन ड्यूवी एक शिक्षा शास्त्री है जिसे हम किससे जोड़ देंगे? व्यवहारवाद से जोड़ देंगे। उसके बाद तीसरे नंबर पर चलेंगे हम। तो तीसरे नंबर पे अगर आप देखेंगे, आप सी वाला अगर आप देखेंगे तो सी पे क्या आला है? जो है पीएस लिंग। तो पीएस लिंग को यहां ले गए आप, जिनका सीधा संबंध किससे था? जिम्नास्टिक से था। और फिर इसके बाद डॉक्टर कुबर्टीन बचे हुए हैं, तो डॉक्टर कुबर्टीन को आप कहां मिला देंगे? आधुनिक ओलंपिक। अब इस प्रकार में आपको क्या करना है? प्रारंभिक रूप में अगर आप देखते हैं कि आपके 2 ऑप्शन से अगर आपका प्रश्न सही हो रहा है तो आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, और यदि 2 नहीं हो रहा है तो फिर आप 3 पर जाएंगे, फिर आप 4 पर जाएंगे। तो सुमेलित वाले प्रश्न आपके पास आने ही है, प्रथम प्रश्न पत्र में भी आएंगे, द्वितीय प्रश्न पत्र में भी आएंगे, इसलिए अपने आप को तैयार करके रखें आप। अब यहां देखें आप, सही आंसर देखें आप, पहले में 4 कहां आ रहा है भाई? पहले में 4 देखें आप, मतलब ए में 4, सॉरी ए के अंतर्गत कौन सा आएगा? 3 आएगा। तो ये ए है, ए में 3 कहां आ रहा है? ये आ रहा है, देखें आप। अब मान लो ए में 3 आ रहा है, यहां अगर नहीं मिल रहा है तो आप आगे जाएंगे। अब बी में, बी का सही आंसर आपको पता है व्यवहारवाद, तो बी में क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। अब भले ये 2 भी आपको याद नहीं है तो भी आप आगे बढ़ सकते हैं, किंतु अगर इसके बाद भी अगर नहीं मिल पा रहा है, 2 में अगर सेम आ रहा है, जैसे 1 1 दोनों आ रहा है, तो फिर आपको और आगे बढ़ना चाहिए। अब आप देखें, आप सी के अंतर्गत आपका सही आंसर क्या है? तो सी में जाए, सी में 1, तो ये सी में 1 भी आ रहा है, और उसके बाद डी में 2, तो डी में ये 2 आधुनिक ओलंपिक, इसलिए सही आंसर यहां क्या हो जाएगा? 4 यहां सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 के बाद देखो आप अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 36। वापस सुमेलित करना है आपको। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट को का प्रयोग करते हुए सही उत्तर दिए। आदर्शवाद, यथार्थवाद, प्रकृतिवाद और वास्तविकतावाद। यह प्रश्न यूनिट नंबर 1 से शारीरिक शिक्षा के दार्शनिक आधार से यह प्रश्न इसमें डाला हुआ है और एक अच्छा प्रश्न है, याद रखें आप। अब यहां देखें आप, ए के अंतर्गत देखें आप, आदर्शवाद को सीधा किससे जोड़ देंगे? हम प्लेटो से जोड़ेंगे, नंबर 1। उसके बाद बी यथार्थवाद, यथार्थवाद को किससे जोड़ देंगे? हम यथार्थवाद को अरस्तु से जोड़ देंगे। यूं अरस्तु वैसे आदर्शवाद में भी आता है, याद रखें आप,
किंतु आदर्शवाद में सबसे पहला जो नाम आएगा वो किसको आएगा? प्लेटो का आएगा। किंतु यहाँ प्लेटो भी अरस्तु भी है, तो अरस्तु को हम किससे जोड़ देंगे? यथार्थवाद से हमारे द्वारा जोड़ा जाना चाहिए। उसके बाद सी में देखेंगे आप प्रकृतिवाद, तो प्रकृति का तो सीधा संबंध ही रूसो से रहा है। रूसो एक कट्टर प्रकृतिवादी थे, याद रखें आप। तो रूसो किससे जोड़ दिए जाएंगे? प्रकृतिवाद से जोड़ दिए जाएंगे। अब आपके पास क्या बच रहा है? वास्तविकतावाद बच रहा है, याद रखें आप। तो वास्तविकतावाद में देखें आप डी। अब डी के अंतर्गत देखेंगे आप, डी के अंतर्गत जो है वास्तविकतावाद में अगर जाओगे तो ये सीधा कहां चला जाएगा? जॉन डीवी। तो सही आंसर इसमें क्या लगा देंगे आप? 3। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखेंगे 36 के बाद। प्रश्न नंबर 37, नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? नॉकआउट चेस। नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? चेस, बॉक्सिंग, फुटबॉल और हॉकी। एक मिला जुला मिश्रित सा प्रश्न है ये। नॉकआउट, नॉकआउट किस खेल से संबंधित है? तो नॉकआउट जो है वो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप कहां लगा देंगे? बॉक्सिंग पे। शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र संबंधित है यथार्थवादिता, मानवतावाद, व्यावहारिकतावाद या आदर्शवाद। शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र संबंधित है, तो शारीरिक शिक्षा का दर्शन शास्त्र व्यावहारिकतावाद से संबंधित है, ऑप्शन नंबर 3। 38 के बाद अगला प्रश्न देखें आप। प्रश्न नंबर 39 की अगर हम बात करें तो खेल मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रॉइड, जॉन बी वॉटसन, स्किनर और कोलमैन ग्रिफिथ। सही आंसर आप यहां याद रखें, खेल मनोविज्ञान के जनक कोलमैन ग्रिफिथ। मनोरंजन क्रियाओं का मुख्य उद्देश्य है खोई हुई शक्ति पुनः प्राप्त करना, किसी भी क्रियाओं को सुगमता से सीखना, साथियों के साथ मौज मस्ती करना, अपने को दूसरों से अच्छा सिद्ध करना। तो खोई हुई शक्ति को पुनः प्राप्त करना मनोरंजन का एक उद्देश्य होता है। निम्न में से कौन से टूर्नामेंट में नॉकआउट में हारी हुई टीमों को एक अतिरिक्त अवसर दिया जाता है? लीग, कंसोलेशन, डबल लीग या इनमें से कोई नहीं। तो एक और अगर आप ऑप्शन देंगे, एक और मौका, तो वो कंसोलेशन के देंगे। सांत्वना स्वरूप यहाँ हारी हुई टीमों को एक और मौका दिया जाता है, इसलिए इस टूर्नामेंट को सांत्वना या कंसोलेशन कहा जाता है। प्रश्न नंबर 42 को प्रश्न नंबर 42 को आप देखेंगे तो भारत में शारीरिक शिक्षा को किसने शुरू किया? मतलब भारत के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा के जनक डॉक्टर ताराचंद्र, जनरल करियप्पा, ये बीडी सोंधी लिखा हुआ है ऑप्शन 3 में, इसको जीडी सोंधी पढ़ेंगे आप, थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक यहां पर है। इसके अलावा चौथा जो आपका ऑप्शन है उसमें एच.सी. बक लिखा हुआ है। तो भारत के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा को लाने का श्रेय जो था एच.सी. बक को ही था। शारीरिक शिक्षा का ध्येय शक्ति प्राप्त करना, नौकरी प्राप्त करना, मनुष्य के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, केवल शरीर को स्वस्थ करना। तो आप सही आंसर व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास। विजडन पत्रिका का प्रकाशन कब आरंभ हुआ? अब विजडन पत्रिका जो क्रिकेट की बाइबिल के नाम से जानी जाती है, याद रखें आप। तो क्रिकेट की बाइबिल विजडन की अगर हम बात करें तो उसका प्रथम प्रकाशन जो माना जाता है वो प्रथम प्रकाशन 1864 में माना जाता है। सही आंसर 1864। अगला प्रश्न नंबर 45 आपके पास है, एक अच्छा प्रश्न देखें आप। राजकुमारी अमृता कौर किस खेल की श्रेष्ठ खिलाड़ी थी? अब राजकुमारी अमृता कौर जिनका खेलों के संबंध में विशेष योगदान रहा है, उनको विशेष योगदान रहा है और खेलों के क्षेत्र में ये जानी भी जाती है। राजकुमारी अमृता कौर, भारत की राजनीति में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भारत के अंतर्गत सर्वाधिक समय तक जो है किसी एक ही विभाग में सर्वाधिक समय तक मंत्री पद पर बने रहने का गौरव जो है वो राजकुमारी अमृता कौर को ही है। तो ये किस खेल से संबंधित थी? प्रश्न नंबर 45 में आप याद रखेंगे राजकुमारी अमृता कौर टेनिस की एक लोकप्रिय खिलाड़ी थी। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत प्रोफेसर जी.डी. सोंधी, लॉर्ड वार्डन पावेल, वैद ब्रदर्स या मौलाना अबुल कलाम। भारत में मनोरंजन आंदोलन की शुरुआत करने वाले जो थे वो प्रोफेसर जी.डी. सोंधी ही थे। तो मनोरंजन के नाम पर आप याद रखेंगे प्रोफेसर जी.डी. सोंधी। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें आप 46 के बाद प्रश्न नंबर 47 अगर हम देखेंगे, एक शारीरिक शिक्षा शिक्षक आजकल आवश्यक रूप से एक ऑप्शन ए निर्देशदाता होता है, गति शिक्षक होता है, अभ्यास मास्टर होता है या उपरोक्त सभी। ऐसे प्रश्नों से आप सावधान रहें। याद रखें आप, ऐसा आवश्यक नहीं है कि जो आपने पढ़ा है वो प्रश्न ही पूछा जाएगा, जो आपकी डायरी में लिखा हुआ है प्रश्न वहीं से आएगा, ऐसा आवश्यक नहीं है।
अभी प्रश्न की फॉर्म जो बन रही है कॉमन सेंस वाले विश्लेषणात्मक प्रश्न से जो है प्रश्न पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको ऐसा लगेगा चारों ही ऑप्शन सही हैं, किंतु वहां भी आपको छांटकर एक अच्छे ऑप्शन को, सटीक ऑप्शन को बाहर निकाल के लाना पड़ेगा और आपको उसी क्षमता को डेवलप करना चाहिए। याद रखें आप, उसी प्रकार का प्रश्न यहां पर डाला हुआ है। एक शारीरिक शिक्षा के शिक्षक आजकल मतलब वर्तमान रूप में आवश्यक रूप से है, तो आवश्यक रूप से क्या है देखें आप, वो एक निर्देशदाता भी होता है, एक गति शिक्षक भी होता है, एक अभ्यास मास्टर भी होता है। सही आंसर लगा दें आप उपरोक्त सभी। मानसिक विकास में सम्मिलित है बाहरी और अंदरूनी अंग, तर्क और सोचना, नैतिक और आचार, भाषात्मक परिपक्वता। मानसिक विकास में निम्न में से क्या शामिल किया जाएगा? तो मानसिक विकास में सोचना, विचारना, तर्क वितर्क आ जाएगा, तो सही आंसर लगाएं आप 2। भारत की प्रथम महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन है? एस विजय लक्ष्मी, पीटी उषा, अंजू, बॉबी जॉर्ज और इनमें से कोई नहीं। तो यहां देखें आप, तीनों ऑप्शन तो आपको लगे रहेंगे यहां। प्रश्न नंबर 3, 2 और 4 सही आंसर एस विजय लक्ष्मी। 49 के बाद 50 पैरालंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई? 1950, 1930, 1960 और 1980। पैरालंपिक किसको कहा जाता है ये समझाने की आवश्यकता नहीं है, ये आप समझते ही होंगे। तो यहां पैरालंपिक 1960 से आरंभ कर देंगे आप। एक मैच के दौरान खो खो टीम के कितने खिलाड़ी मैदान पर खेल सकते हैं? खो खो के अंतर्गत वर्तमान समय में कितने जो खिलाड़ी हैं वो मैदान के अंतर्गत खेल सकते हैं? 51वें प्रश्न में याद रखें आप, ऑप्शन 9, शटल रन से परखी जाती है गति सहनशीलता, स्फूर्ति, विस्फोटक शक्ति और धावन कौशल। प्रश्न नंबर 52 में आप याद रखेंगे स्फूर्ति। अपर कट किस खेल से संबंधित है? बॉक्सिंग, क्रिकेट, तैराकी या इनमें से कोई नहीं। तो अपर कट का संबंध होता है बॉक्सिंग से होता है। यह शब्दावलियों में से प्रश्न पूछे जाएंगे, याद रखें आप। आयरन शब्द किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट, कबड्डी, गोल्फ या फिर टेनिस। सही आंसर लगा दें आप गोल्फ। आयरन शब्द किससे संबंधित है? गोल्फ। विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? गजेट डेलो स्पोर्ट, लॉयड ऑन लॉयड, विजडन, लाइफ इज ए गेम। प्रश्न नंबर 55। तो प्रश्न नंबर 55 का जो है, प्रश्न नंबर 55 में सही आंसर गैजेट डेलो स्पोर्ट। स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना, SGFI की स्थापना 1950, 1952, 1953 या 1954। प्रश्न नंबर 56। प्रश्न नंबर 56 में आप याद रखेंगे, प्रश्न पूछा जा सकता है SGFI स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना 1954, जो सभी विद्यालय प्रतियोगिता का संचालन करता है और उस पर पूरी तरीके से नियंत्रण को बना के भी रखता है आपको, ठीक। तो उसमें आप याद रखेंगे 1956। नेक्स्ट लिखिए आप, हाइट को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? स्टेडियोमीटर, बैरोमीटर, गोनियोमीटर या स्फेग्मोनोमीटर। सही आंसर स्टेडियोमीटर लगा देंगे आप। कबड्डी शब्द एक तमिल भाषा, अंग्रेजी भाषा, लैटिन भाषा या फ्रेंच भाषा। देखें आप कितना बढ़िया प्रश्न डाला हुआ है। कबड्डी शब्द तमिल भाषा का है, याद रखें आप। निम्न में से किस विधि को हरफनमोला विधि कहा जाता है? हरफनमोला मतलब ऐसी विधि जो शरीर का चहुमुखी विकास करती है। वो शक्ति भी बढ़ाती है, गति भी बढ़ाती है, सहनशीलता भी बढ़ाती है, समन्वय योग्यता भी बढ़ाती है, लोचशीलता को भी बढ़ाती है। उसी को कहा जाता है हरफनमोला। ऑलराउंडर जो मेथड है वो किस मेथड को कहा जाता है? सर्किट विधि को, अंतराल विधि को, फाटलेक विधि को या सभी? सही आंसर लगा दें आप सर्किट विधि। याद रखें आप, ऐसी विधि जिसमें निश्चित स्टेशन बना दिए जाते हैं और उस स्टेशन को पूरा करते हुए एक व्यक्ति अगले स्टेशन पर जाता है। लगभग 8 से 10 स्टेशन होते हैं और उस स्टेशन पर चुनी हुई कसरतें जो है प्रशिक्षक जो है खिलाड़ी के द्वारा की जाती है, उसी विधि को कहा जाता है सर्किट विधि। प्रश्न नंबर 7 देखिए, मांसपेशियों की ताकत किस यंत्र से मापी जाती है? अच्छा प्रश्न है। मोस्टली मांसपेशियों से पेडिग्राफ, गोनियोमीटर, डायनोमीटर या इलेक्ट्रोमायोग्राफी। प्रश्न नंबर 60। तो प्रश्न नंबर 60 में मांसपेशियों की ताकत को मापने के लिए
इलेक्ट्रोमायोग्राफी को आप याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए यहाँ प्रश्न नंबर 61, एरोबिक तरह के अभ्यास में किस प्रकार के फाइबर अधिक सक्रिय होते हैं? एरोबिक तरह के अभ्यास ऐसे अभ्यास जो व्यक्ति ऑक्सीजन के साथ करता है, जिनकी तीव्रता कम होती है किंतु अवधि उनकी लंबी होती है, वो सब किसमें चले जाते हैं? एरोबिक के अंतर्गत चले जाते हैं। सफेद मसल्स फाइबर, पीला मसल्स फाइबर, लाल मसल्स फाइबर या उपरोक्त सभी? प्रश्न नंबर 61। तो प्रश्न नंबर 61 के अंतर्गत आप याद रखें, सही आंसर एरोबिक के अभ्यास के लिए आप जो है लाल मसल्स फाइबर जो है वो ज्यादा सक्रिय होते हैं। किस व्यक्ति ने मनोविज्ञान को पर्यावरण के संदर्भ में व्यक्ति की प्रक्रियाओं का अध्ययन बताया है? वुडवर्थ, विलियम जेम्स, वॉटसन या रॉबर्ट सिंगर? प्रश्न नंबर 62। तो प्रश्न नंबर 62 में देखें आप, सही आंसर विलियम जेम्स। संज्ञानी विधा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? संज्ञानी विधा का मतलब कि आप ज्ञान की प्राप्ति करना, ज्ञान को बढ़ाना, संज्ञानी विधा कहलाती है। जब आप किसी चीज को पढ़ रहे हैं, उससे आपकी ज्ञान में वृद्धि हो रही है, तो वही आपकी क्या है? संज्ञानी विधा। अब इसके लिए निम्नलिखित में किस संज्ञानी विधा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ज्ञान का अनुभव, प्रयास अनुभव, भावना अनुभव या चिंतन अनुभव? देखें आप, संज्ञानी विधा मैंने आपको बताया, आप ज्ञान की वृद्धि करना ही संज्ञानी विधा कहलाती है। उसके अनुसार ही आप जो है सही आंसर को देखेंगे। तो 63 के अंतर्गत देखें आप, 63 के अंतर्गत आप जो है विभिन्न प्रकार के का चिंतन करके, चिंतन अनुभव के माध्यम से आप संज्ञानी जो है संज्ञान को बढ़ा सकते हैं। इसलिए यहां संज्ञान का सीधा संबंध किससे है? चिंतन अनुभव से। सही आंसर लगा दें आप ऑप्शन नंबर 4 को। प्रश्न नंबर 64 को देखें आप, 7 टीमों के सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या होगी? सिंगल लीग टूर्नामेंट में आपको सारे सूत्र याद रखना है और उस सूत्र के अनुसार ही आपको यहां सही आंसर देखना है। प्रश्न नंबर 64, प्रश्न नंबर 64 के अंतर्गत देखें आप, 7 टीमों के सिंगल लीग टूर्नामेंट में मैचों की कुल संख्या कितनी होगी? तो सूत्र याद रखते हुए आप यहां सही आंसर लगा देंगे आप। 7 टीमों के सिंगल लीग टूर्नामेंट के अंतर्गत मैचों की जो कुल संख्या होगी वो कितनी होगी? 21 होगी। उस सूत्र के सहायता से आप उस सूत्र की सहायता से आप यहां पर लगा सकते हैं। अब कैसे निकालेंगे इसको देखें आप। तो आप सिंगल लीग के सूत्र पे आपको जाना पड़ेगा। सिंगल लीग का जो सूत्र है वो क्या है? मैंने आपको मेरी क्लास में बताया था, n कोष्टक n-1/2। इस सूत्र की सहायता से आप यहां पर सही आंसर को निकालेंगे। तो टीमों को किससे प्रदर्शित करते हैं? n से। तो टीमों की संख्या कितनी है? 7 कोष्टक 7 - 1/2। ठीक है। इसके बाद आगे आप चलोगे तो अब इस कोष्टक को हटाने के लिए आप क्या करेंगे? 7 × 7 = 49, या फिर आप इसको करेंगे 7 कोष्टक 6/2। तो 7 × 42, ये आपका 42/2। ठीक है। आपने क्या किया? 7 कोष्टक 7 - 1/2 यहां पर कर दिया। तो फिर अगली आपकी जो सीरियल पोजीशन क्या होगी? 7 कोष्टक 6/2। ठीक है। अब यहां क्या हो जाता है आपके पास? 7 को किससे गुणा करेंगे? 6 से। तो 7 6 कितने होता है? 42/2। 42/2 करेंगे आप तो कितना आ जाएगा? 21। तो आपका सही आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? 21। इसलिए यहां पर सही आंसर आपको क्या लगाना है? 21। पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि से बढ़ाई जा सकती है? बहुत बढ़िया प्रश्न, और मैं आपको बताऊं मेरा तो ये बहुत फेवरेट प्रश्न है। पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि से क्या बढ़ाई जा सकती है? तो पोस्ट आइसोमेट्रिक विधि से आप लोचशीलता को बढ़ा सकते हैं, याद रखें आप। नेक्स्ट, सोमेटोट्रोपिक हार्मोन नियंत्रित करता है। किसको नियंत्रित करता है? शरीर की वृद्धि को, शरीर की सेक्सुअल क्रिया को, मेटाबॉलिक क्रिया को, या हृदय की क्रिया को? प्रश्न नंबर 66। तो प्रश्न नंबर 66 में अगर आप देखेंगे तो शारीरिक वृद्धि को नियंत्रित करने वाला जो हार्मोन है वो सोमेटोट्रोपिक हार्मोन ही है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखिए आप, प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 देखिए आप, संभाव्यता से अभिप्राय है? परिवर्तनशीलता, महत्व का स्तर, ट्राइब्सेकिन त्रुटि का परिणाम, मानक त्रुटि माह? प्रश्न नंबर 67। अब यहां देखें आप, पहले तो आप प्रश्न को समझें। आप संभाव्यता का अभिप्राय क्या है? जहां कुछ संभव हो सकता हो
तो क्या हो सकता है? परिवर्तनशीलता, महत्व का स्तर, टाइप, सेकंड, त्रुटि का परिणाम, मानक त्रुटि। यहां देखिए आप अब सीधा आंसर लगाएं इसमें, क्या? परिवर्तनशीलता। संभाव्यता से अभिप्राय क्या होता है? परिवर्तनशीलता। पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक। पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने वाले घटक अधिभार की प्रकृति पर, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा, शारीरिक दक्षता पर, निद्रा पर और उपरोक्त सभी। प्रश्न नंबर 68। तो प्रश्न नंबर 68 में आप सही आंसर लगाएंगे उपरोक्त सभी। पुनरावस्था की प्राप्ति को प्रभावित करने के लिए सारी चीज होना चाहिए। अधिभार की प्रकृति प्रभावित करेगी पुनरावस्था को, स्वास्थ्य में शारीरिक दक्षता होगी और निद्रा भी कहीं ना कहीं उसको प्रभावित करेगी। तो सही आंसर क्या लगाएंगे? उपरोक्त में से सभी। तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम है? जीव रासायनिक परिवर्तन, अंतःस्रावी परिवर्तन, उपापचय परिवर्तन और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 69। तो प्रश्न नंबर 69 में देखें आप, तीव्रतम शारीरिक वृद्धि जो है उपापचय का उससे सीधा संबंध होता है। याद रखें आप, ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछा जाए कि तीव्रतम शारीरिक वृद्धि किसका परिणाम होती है, तो वो उपापचय का ही परिणाम होती है। प्रश्न नंबर 70 में देखें आप, मानव क्षमता तथा उत्पादकता की प्राप्ति निर्भर करती है व्यायाम तथा शरीर, स्वास्थ्य तथा मानसिक, दिनचर्या तथा जीवन पद्धति, स्वास्थ्य तथा क्षमता। मानव क्षमता तथा उत्पादकता की प्राप्ति निर्भर करती है आप कितना कर सकते हैं, कितना रिजल्ट आप दे सकते हैं, आप कितना अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं, यह निर्भर करता है व्यायाम, स्वास्थ्य तथा मानसिक, दिनचर्या तथा जीवन पद्धति, स्वास्थ्य तथा क्षमता। देखें आप, कितना बढ़िया प्रश्न है, लेकिन इसमें से आपको आंसर को निकालना ही पड़ेगा। अब यहां देखें आप, सारी चीजें, चारों ऑप्शन आपके पास सही हैं। आप एक अच्छा प्रदर्शन तब कर सकते हैं जब आपके पास व्यायाम वाला शरीर है, तब आप शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हैं, तब आपकी दिनचर्या तथा जीवन पद्धति सही है, तब आपका स्वास्थ्य और स्टेमिना सही है। चारों सही हैं, लेकिन आप देखें सही आंसर किसको लगाएंगे आप? तो सही आंसर लगाएंगे आप यहाँ दिनचर्या तथा जीवन पद्धति। अगर आपकी दिनचर्या और जीवन पद्धति सही होगी तो उस जीवन पद्धति दिनचर्या के अंतर्गत आपके पास शारीरिक, मानसिक स्वास्थ्य, व्यायाम, खेलकूद, मजबूत शरीर, ये सारी चीजें आ जाएगी। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ सही आंसर क्या लगाना चाहिए आपको? दिनचर्या तथा जीवन पद्धति। नेक्स्ट देखें आप, प्रश्न नंबर 71। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का लक्ष्य है सभी के लिए स्वास्थ्य, सबके लिए खेल, सबके लिए शारीरिक शिक्षा या ऑप्शन ए और दोनों। प्रश्न नंबर 71। तो प्रश्न नंबर 71 में आप सबके लिए स्वास्थ्य, विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक ध्येय वाक्य है। नेक्स्ट देखें आप, प्रश्न नंबर 72। प्रश्न नंबर 72 में देखें आप, मानव की सर्वश्रेष्ठ उपलब्धियां जिन्हें खरीदा नहीं जा सकता, शारीरिक क्षमता, शारीरिक स्वास्थ्य, शारीरिक क्षमता एवं शारीरिक स्वास्थ्य, जीवन पद्धति। मानव की एक ऐसी उपलब्धि है जिन्हें प्राय खरीदा नहीं जा सकता। प्रश्न नंबर 72 के अंतर्गत देखें आप, तो प्रश्न नंबर 72 में आप शारीरिक स्वास्थ्य जो है उसको खरीदा नहीं जा सकता। मोस्टली व्यायाम तथा वृद्धि का घनिष्ठ संबंध है। मात्रात्मक वृद्धि, गुणात्मक विकास, 1 और 2 इनमें से कोई नहीं। प्रश्न नंबर 73। प्रश्न नंबर 73 देखिए आप, व्यायाम तथा वृद्धि का घनिष्ठ संबंध होता है। मात्रात्मक वृद्धि भी होती है और गुणात्मक वृद्धि भी होती है। तो क्या लगा देंगे हम यहां? ऑप्शन सी, दोनों, 1 और 2 दोनों। हॉकी टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? देखें आप, 12, 13, 15 और 16। प्रश्न नंबर 74। तो प्रश्न नंबर 74 में आप सही आंसर लगा दें आप 74। सोचना से प्रश्न ही प्रश्न पूछा जा सकता है। 74 के बाद देखेंगे आप प्रश्न नंबर 75। हॉकी खेल में मैच प्रारंभ होता है किक ऑफ से, फ्री हिट से, फ्लिक से या बैक पास से। तो आप सही आंसर लगा दें बैक पास। अधि शिक्षा से आशय है संपूर्ण शिक्षा, कोचिंग, प्रशिक्षण या शिक्षण। तो अधि शिक्षा किसको कहेंगे हम? कोचिंग को कहेंगे आप। सीखे हुए ज्ञान को और भी ज्यादा उन्नयन करने के लिए या किसी एक निश्चित खेल में दक्ष खिलाड़ी के द्वारा उसी खेल में जब अन्य व्यक्ति को या किसी समूह को दक्ष किया जाता है तो उसी को कहा जाता है कोचिंग। याद रखें आप। तो कोचिंग के अंतर्गत किसी एक इंडिविजुअल विधा के अंतर्गत किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के द्वारा किसी खिलाड़ी अथवा खिलाड़ियों के समूह को उसी खेल के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जाता है। इसीलिए उसको क्या कहेंगे आप? उसको प्रशिक्षण नहीं कहा जाकर उसको क्या कहा जाएगा? कोचिंग कहा जाएगा। प्रशिक्षण के अंतर्गत किसी एक ही विधा में दक्ष नहीं किया जाता है,
अभी तो बहुत सारी विधाएं होती है, किंतु कोचिंग के अंतर्गत एक ही विधा के अंतर्गत आपको क्या करना है, जो है प्रशिक्षण देना है। तो अधिशिक्षा जो है उसका सीधा संबंध किससे होता है, कोचिंग से होता है। अनाधिकृत खेलों को कहा जाता है पूरक खेल, ऐसे खेल जिनके कोई निश्चित नियम नहीं होते हैं, इन्हीं को लीड अप गतिविधियां पूरक खेल कहा जाता है, जिनके कोई निश्चित निश्चित नियम नहीं होते हैं इनके। तो सही आंसर पूरक खेल लगा है। निम्न में से निर्णयन व्यवस्था का सिद्धांत नहीं है, खेल नियमों का पूर्ण ज्ञान, विशिल का अधिक से अधिक प्रयोग, पूर्ण प्रक्रिया पर निर्णय देना, उचित पोशाक। यहां देखिए आप, ये सिद्धांत नहीं है, क्योंकि एक निर्णयकर्ता को विशिल का कम से कम उपयोग करना चाहिए। यहां ये ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है, इसलिए सही आंसर आप इसमें यही लगाएंगे। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 79, मनोरंजन के प्रमुख नेता में निम्न में से डॉक्टर ऑस्टिन, लुडविन ड्रेवर, विकलिस। भारत की अगर बात की जाए तो जीडी सोंधी, किंतु यहां आप लगाएंगे डॉक्टर ऑस्टिन। मनोरंजन के प्रमुख नेता के रूप में विश्व स्तर पर ये जाने जाते हैं, लोकप्रिय भी है। 80 में देखिए हम, ऑफिशिएटिंग की डायगोनल पद्धति किस खेल के अंतर्गत इस्तेमाल होती है, डायगोनल पद्धति। इसको रट के रखना, अमूमन तो नहीं पूछा जाता है, किंतु यदि पूछ लिया जाए तो आप याद रखना इसका सीधा संबंध फुटबॉल से होता है। बाल्चर विधि के जनक निम्न में से किसको कहा जाता है, तो बाल्चर विधि आपने पढ़ी होगी, मेरे वीडियो के अंतर्गत भी आपने देखा होगा। प्रश्न नंबर 81 में अगर आप देखोगे तो बाल्चर विधि के जो जनक हैं वो रॉबर्ट स्टीफेंसन होते हैं। भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब स्पोर्टिंग, डलहौजी, ईस्ट बंगाल, मोहन बागान। प्रश्न नंबर 82, तो प्रश्न नंबर 82 में भारत का सबसे प्राचीन डलहौजी क्लब। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें आप, प्रश्न नंबर 83, किंडरगार्टन किस भाषा का शब्द है। किंडरगार्टन विधि से यह प्रश्न लिया गया है। तो किंडरगार्टन, जिसे बाल उद्यान विधि भी कहा जाता है, जिसमें बालकों को समूह में सिखाया जाता है, उसी को किंडरगार्टन कहा जाता है। 83, तो 83 के अंतर्गत किंडरगार्टन एक जर्मन भाषा का शब्द है। खेल का पूर्वानुमानित अथवा भावी जीवन की सज्जा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, कॉल एंड ग्रूस, अरस्तु, स्टैनले हॉल या किलपैट्रिक। प्रश्न नंबर 84, तो प्रश्न नंबर 84 में कॉल एंड ग्रूस के द्वारा दिया जाता है पूर्वानुमानित अथवा भावी जीवन की सज्जा का सिद्धांत। यह सिद्धांत ये कहता है कि बालक विभिन्न प्रकार के क्रियाकलापों के माध्यम से वो दर्शाना चाहते हैं कि वो आगे क्या बनने जा रहे हैं। बालकों का चोर बनना, सिपाही बनना, डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना या जज बनना, ये दर्शा देता है कि वो भविष्य में भी ये बनना चाहते हैं। लड़कियों का गुड़ियों का खेल बनाना, माता बनना या किसी भी प्रकार की ऐसी एक्टिविटीज करना, यह बता देता है कि वो भविष्य में क्या करना चाहती हैं। इसलिए कहा जाता है कि कॉलन ग्रूस ने इसलिए कहा है कि खेल तो भावी जीवन की तैयारी है, भावी जीवन की सज्जा का सिद्धांत है। प्रश्न नंबर 84। नेक्स्ट देखिए आप, प्रश्न नंबर 85 के अंतर्गत प्रशासन में पोस्ट गौरव की अवधारणा किसके द्वारा दी गई, अरस्तु, लूथर, मार्टिन लूथर गुलिक या प्लेटो। सही आंसर लगा दें आप, लूथर गुलिक। इन्होंने कहा है पोस्ट कोर्ब ही क्या है, प्रशासन है। याद रखें आप, तो ये पोस्ट कोर्ब की अवधारणा जो दी गई है वो लूथर गुलिक के द्वारा दी जाती है। याद रखें आप, मानव की कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग हरित लवक केंद्रक, अंतःद्रव्य जलिका, माइटोकॉन्ड्रिया। प्रश्न नंबर 86, प्रश्न नंबर 86 में लिखे आप, मानव कोशिका का सबसे बड़ा कोशिकांग माइटोकॉन्ड्रिया। किस आकार का तरणताल सबसे उपयुक्त माना जाता है, देखें आप, H, Z, L और T। सही आंसर लगा दें आप, L। अब L क्यों माना जाता है, याद रखें आप, क्योंकि ये प्रशिक्षित और नौसिखिए दोनों के लिए जो है कारगर होता है। सुविधा बनाने में इसमें सुविधा भी होती है। ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है, ये नौसिखियों के लिए होता है और ये प्रशिक्षित के लिए होगा। ये ज्यादा गहरा होता है, ये कम गहरा होता है। इसलिए अमूमन ये माना जाता है कि भाई एल आकार का जो स्विमिंग पूल है वो एक अच्छा स्विमिंग पूल हो सकता है। अगला 88वां प्रश्न देखें आप, कोशिका का परमाणु बम माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, लाइसोसोम और राइबोसोम। प्रश्न नंबर 88, तो प्रश्न नंबर 88 में सही आंसर लगा दें आप, राइबोसोम। 88 के बाद क्वेश्चन नंबर 89, आनुवांशिक की इकाई है। तो आनुवांशिक की इकाई जीन, गुणसूत्र, डीएनए या फिर आरएनए। सही आंसर लगा दें आप, डीएनए। योग कर्मसु कौशलम का सीधा संबंध जो है
वो गीता से होता है। गीता में लिखा हुआ है योग कर्मसु कौशलम, मतलब किसी भी कार्य को साधने के लिए एकमात्र साधन जो है वो क्या है, योग है। फेफड़ों की कूपिकाओं का ऊपरी स्तर किस उत्तक का जो है बना होता है, उपकला उत्तक, सरल शल्काकार उपकला, सरल स्तंभाकार और छदम स्तरित उपकला। प्रश्न नंबर 91 देखें आप, प्रश्न नंबर 91 में सही आंसर लगाएं आप सरल शल्काकार उपकला। नेक्स्ट लेंगे आप प्रश्न नंबर 92। प्रश्न नंबर 92 में देखें आप हठ योग का संबंध किस संप्रदाय से है, नाथ संप्रदाय से, वैष्णव संप्रदाय से, वल्लभ संप्रदाय से या जसनाती संप्रदाय से। हठ योग योग के प्रकार में से यह प्रश्न है। हठ योग का संबंध किस संप्रदाय से, यहां इसको थोड़ा सा रिपीट कर लें आप। आनुवांशिक की इकाई, अब देखें आप दो तीन शब्द होते हैं, आनुवांशिकता होता है, आनुवांशिकी होती है, आनुवांशिक होता है। तो यहां थोड़ा सा आप करेक्शन कर लें, आनुवांशिक की इकाई में आप डीएनए को क्रॉस करके आप सही आंसर क्या कर लेंगे, यहां पर जीन कर लेंगे आपको, ठीक। यहां सीधा आ जाए हठ योग का संबंध किस संप्रदाय से है, तो हठ योग का सीधा संबंध जो है नाथ संप्रदाय है। और याद रखें आप इस योग को आज की भाषा में स्वास्थ्य विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। और प्राचीन जो ऋषि मुनि है, चाहे वो मार्कंडेय जो मुनि है, वो भी जो है इसी योग के प्रवर्तक माने जाते हैं। अधिकतम जो योगी हैं वो इसी योग की साधना करते हैं। इसके अलावा शिव को, भगवान शिव को इस योग का जनक, प्रवर्तक माना जाता है। याद रखें आप इस योग के अंतर्गत देखिए आप, अब इसमें हम हठ लिख रहा है अगर, तो आप ये नहीं समझे हठ योग है तो ये भी एक प्रकार का कठोर योग होगा, ऐसा नहीं है। इस योग के अंतर्गत क्या होता है, इस योग के अंतर्गत आंतरिक जो है आपका चंद्र स्वर, सूर्य स्वर जो है उसमें प्रवाहित होने वाली जो वायु है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाता है और शरीर को शुद्ध किया जाता है। तो शरीर को शुद्ध करने वाला एक महत्वपूर्ण योग होता है। यही तो कारण है कि आज की भाषा में इस योग को स्वास्थ्य विज्ञान की संज्ञा दी जाती है। तो हठ योग का संबंध जो है नाथ संप्रदाय से है। नाथ संप्रदाय के द्वारा पूरे भारत के अंतर्गत इसका सबसे ज्यादा प्रचार किया जाता है। प्रश्न नंबर 92 के अंतर्गत नेक्स्ट लिखिए आप प्रश्न नंबर 93, मानव रक्त में आरबीसी अनुपात डब्ल्यूबीसी कितना होता है, मतलब आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होता है वो कितना होता है, 93। क्वेश्चन नंबर 93 में देखें आप, तो आरबीसी और डब्ल्यूबीसी का जो अनुपात होगा वो 600 अनुपात 1 होगा। मानव रक्त में आरबीसी व डब्ल्यूबीसी का अनुपात जो होगा वो 600 अनुपात 1 होगा। गति की जांच के लिए सर्वाधिक लोकप्रिय विधि सिनेमेटोग्राफी, याद ही रखना इसको आप, सिनेमेटोग्राफी गति की जांच करने के लिए एक महत्वपूर्ण विधि होती है। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखें आप, एनीमिया रोग से ग्रसित व्यक्ति को डॉक्टर किस स्थान पर घूमने की सलाह देते हैं, हरे भरे उद्यान, रेगिस्तान, समुद्र तट, पहाड़ी क्षेत्रों पर। याद रखें आप एनीमिया रक्त की कमी, हीमोग्लोबिन की बॉडी में जब कमी हो जाए मोस्टली मुख्य रूप से, तो वो एनीमिया से ग्रसित हो जाता है, जिससे डॉक्टर पहाड़ों पर घूमने की सलाह देता है। अब यहां समझने की आवश्यकताएं देखें आप, पहाड़ों पे आप जैसे ही जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाती है। अब डॉक्टर क्यों ऐसे स्थान पर भेजता है जहां वैसे ही ऑक्सीजन कम है, तो इसलिए भेजता है कि जैसे ही आप पहाड़ों की तरफ जाएंगे तो ऑक्सीजन जनरेट करने का काम शरीर के अंतर्गत आरबीसी ही करती है। तो जब आप ऊपर जाएंगे तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, इसलिए शरीर के अंतर्गत आरबीसी जो है वो अपने आप अपनी संख्या में वृद्धि कर लेगी, क्योंकि उसको ज्यादा ऑक्सीजन खींचने की आवश्यकता होती है। और शरीर अपने आप जब आरबीसी को बढ़ा लेगा तो एनीमिया जो रोग है उसमें कमी दर्ज की जाएगी और स्वस्थ होने की संभावना वहां पर
ज्यादा होती है। खिलाड़ी को गंभीर चोट लगने से अधिक रक्तस्राव हो गया हो तो खिलाड़ी को तुरंत चढ़ाने की आवश्यकता है। ऐसे समय अभाव में बिना रक्त समूह के मिलान किए कौन सा रक्त समूह रक्त चढ़ा सकते हैं? ओ धनात्मक, ओ ऋणात्मक, उपयुक्त दोनों या ए बी? सही आंसर लगा दें आप ऑप्शन 2 ओ ऋणात्मक। पेशी उत्तक की इकाई पेशी तंतु कहलाती है। इस पेशी तंतु की इकाई किसे कहा जाता है? क्रोमोमियर, सार्कोमियर, मायोफिलामेंट, सेंटोमियर। प्रश्न नंबर 97। प्रश्न नंबर 97 में सही आंसर सार्कोमियर लगा दें आप। पेशीय संकुचन के संबंध में तर्कु विसर्पण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पेशीय संकुचन के संबंध में तर्कु विसर्पण सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? सही आंसर हेक्सले। कैरियोलॉजी है रोजगार का अध्ययन, केंद्रक का अध्ययन, अस्थि का अध्ययन या रक्त का अध्ययन। कैरियोलॉजी केंद्रक का अध्ययन करने वाला विज्ञान। कंठ में निम्न में से कौन सी उपास्थि होती है? एथोमाइट, थायराइड, किक्रोराइड, एरिटेनोनाइड। प्रश्न नंबर 100। कंठ में निम्न में से कौन सी उपास्थि नहीं पाई जाती है? ये नहीं और है दोनों को आपको समझना है, याद रखें आप। तो कंठ में निम्न में से कौन सी उपास्थि नहीं पाई जाती है? तो एथमॉइड जो उपास्थि है वो कंठ में नहीं पाई जाएगी। सामान्य खिलाड़ी की फुफ्फुसीय क्षमता कितनी होती है? सामान्य खिलाड़ी की 5 लीटर, 6 लीटर, 4 लीटर या 3 लीटर। तो आप यहां लिखें आप 6 लीटर। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 102। किस ग्रंथि को उम्र की घड़ी भी कहा जाता है? देखिए कितना बेहतरीन प्रश्न है। किस ग्रंथि को उम्र की घड़ी कहा जाएगा? थायराइड ग्रंथि, थाइमस, पीनियल या एड्रिनल? थाइमस ग्रंथि को जो है उम्र की घड़ी कहा जाता है। घ्राण संवेदी अंग है नासिका, घ्राण पिंड, अग्र मस्तिष्क, श्नीडेरियन झिल्ली। तो सही आंसर लगाएं आप श्नीडेरियन झिल्ली। मलेरिया का रोग कारक है एनाफ्लीस, मादा एनाफ्लीस, प्लाज्मोडियम या वायरस? अब देखें आप मादा एनाफ्लीस में मोस्टली ये कहा जाता है कि भाई मादा जो मच्छर होती है उसके काटने से जो है मलेरिया हो जाता है। लेकिन यहां सावधान रहें, अगर ऑप्शन में आपको प्लाज्मोडियम नजर आ रहा है तो सही आंसर क्या होगा? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 104। प्रश्न नंबर 104 के बाद देखिए प्रश्न नंबर 105। अभी हाल ही में महिला विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप में किसने गोल्ड मेडल जीता है? बहुत ज्यादा लोकप्रिय भी हुई है, याद रखें आप। ये गोल्ड मेडल जीतने वाली निकहत जरीन को आप याद रखें, प्रश्न पूछा जा सकता है। HIV का पूरा नाम ह्यूमन इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोवाइब्री, ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनोवायरस, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंस वायरस। HIV जो वायरस है उसका पूरा जो नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंस वायरस। ऑप्शन नंबर 4। हृदय खांच किसमें उपस्थित होती है? दाएं आलिंद, बाएं नीले, बायां फेफड़ा या दायां फेफड़ा? हृदय खांच। सही आंसर लगाएं आप बायां फेफड़ा, सी। नेक्स्ट, कौन से पोषक पदार्थ 1 ग्राम से सर्वाधिक ऊर्जा प्रदान करते हैं? 1 ग्राम में सबसे ज्यादा ऊर्जा देने वाला प्रोटीन, क्या वसा, कार्बोहाइड्रेट या सभी बराबर? तो 1 ग्राम में सबसे ज्यादा मैं आपको बताऊं ऊर्जा जो आपको मिलेगी, ताकत आपको जो मिलेगी वो कहां से मिलती है? वसा से मिलती है। तो 1 ग्राम जो है वसा से ही आप सर्वाधिक ऊर्जा जो है प्राप्त कर सकते हैं। सुंदरता का विटामिन कहलाता है विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो सुंदरता का विटामिन जो कहा जाएगा वो विटामिन
ई को कहा जाएगा। संतुलित भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा। यहां देखना आपने जो भी पढ़ा है, लेकिन प्रश्न के हिसाब से आपको देखना है आप अनुपात कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, तो उसके अकॉर्डिंग यहां क्या सही होगा। तो यहां देखें आप 4-1-1 सही आंसर आप लगा देंगे 4-1। अमूमन ये पढ़ाया जाता है कि भाई 1-4-1 आप याद रखें, तो एग्जामिनर आपको इस प्रकार से गच्चा दे सकता है। क्रमशः को ध्यान रखें आप, 1-4-1 होता है, किंतु आप याद रखें यहां लिखा हुआ क्या है। अब यहां देखें आप, पहले क्या लिख दिया उसने, कार्बोहाइड्रेट लिख दिया, तो फिर आपको यहां क्या याद रखना पड़ेगा, 4-1-1 ही आपको याद रखना चाहिए। नेक्स्ट देखें आप अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 111। जब मांसपेशियों की ताकत और जॉइंट्स का लचीलापन संतुलन में है, खिलाड़ी दुनिया के शीर्ष पर है, आपके शरीर की मुद्रा सही जगह पर है, न्यूरोमस्कुलर समन्वय सबसे अच्छा है, आप भारी भार लंबी दूरी पर ले जा सकते हैं। अब आप देखें, आप चारों ऑप्शंस जो आपके पास हैं वो आपको ऐसा लग रहा होगा चारों ही सही हैं, लेकिन फिर भी आपको इसमें से सही आंसर निकाल के लाना है। प्रश्न आपसे ये कह रहा है कि यदि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं है, किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं है, इट मींस आप एक अच्छे पोस्चर के धनी हैं, आप सही तरीके से खड़े हुए हैं, सही तरीके से बैठे हुए हैं, सही तरीके से चल रहे हैं या सही तरीके से लेटे हुए हैं, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा आपके शरीर की मुद्रा सही जगह पर है। और यदि खड़े हुए आपको तनाव महसूस हो रहा है, आपका खड़े होने का पोस्चर सही नहीं है, यदि बैठे हुए आपका पोस्चर सही नहीं है, तो याद रखें बैठने का आपका पोस्चर सही नहीं है, तो आप सही खड़े हैं, सही बैठे हैं या सही लेटे हुए हैं अथवा नहीं हैं, यह पता चलता है कि आपकी बॉडी में किसी भी प्रकार का तनाव और किसी भी प्रकार का खिंचाव नहीं होना चाहिए। तो यहां सही आंसर आप क्या लगाएंगे, आपके शरीर की मुद्रा सही जगह पर है। प्रशिक्षण जो है, प्रशिक्षण विशेषज्ञ के अनुसार काफी हद तक ताकत प्राप्त होती है गति प्रशिक्षण से, दंड बैठक से, आइसोमेट्रिक व्यायाम से और वजन प्रशिक्षण, भार प्रशिक्षण जिसको कहा जाता है। तो याद रखें आप, गति प्रशिक्षण, आइसोमेट्रिक, दंड बैठक शक्ति से कुछ एक संबंधित हो सकते हैं, किंतु भार प्रशिक्षण तो केवल किसको बनाएगा, वो केवल और केवल ताकत को बढ़ाने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसलिए सही आंसर आप क्या लगा देंगे यहां पर, वजन प्रशिक्षण, भार बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न नंबर 113। शारीरिक शक्ति को मापने की सबसे आसान विधि जो सामान्यतः शारीरिक क्षमता परीक्षण में शामिल होती है। शारीरिक शक्ति को मापने के लिए सबसे आसान विधि कौन सी होती है, कुछ दूरी के लिए क्रिकेट बॉल फेंकना, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट, पुल अप व्यायाम, कुछ विशेष भार उठाना। शारीरिक शक्ति को मापने के लिए प्रश्न नंबर 113। तो प्रश्न नंबर 113 में देखें आप, पुलअप व्यायाम। पुलअप व्यायाम जो है वो मोस्टली जो है आपकी शारीरिक जो क्षमता है उसको मापने के लिए उपयोग में लाया जाता है। खिंचाव संबंधित है मांसपेशियम, टेंडन एवं स्नायु, हड्डी, त्वचा। खिंचाव प्रश्न नंबर 114। तो खिंचाव का जो सीधा संबंध होगा वो तो मांसपेशियों से होगा, और इसमें आप टेंडन जोड़ सकते हैं, तो इसमें सही आंसर आप लगाएं ए। निम्न में से किसे बंद चोट कहा जाता है, अब्रेशन, कंट्यूशन, एवल्शन और पंक्चर। प्रश्न नंबर 115। कंट्यूशन ये बताया हुआ भी आपको पहले, जिसे बंद चोट की संज्ञा दी जाती है। स्पीड प्ले का संबंध, सर्किट ट्रेनिंग, फॉर्टलेग, निरंतर ट्रेनिंग या इंटरवल, या सही आंसर लगाएं फॉर्टलेग। स्पीड प्ले मतलब गति से खेलना, गति से खेलना क्या कहलाता है, फॉर्टलेग। ऐसी विधि जिसमें धावक दौड़ते हुए विभिन्न परिस्थितियों की सामना करता है, सड़क, खेत, झाड़ियां, पर्वत या उबड़ खाबड़ अन्य कोई भी जमीन या फ्लैट रोड भी इसमें आता है, तो गति को कम ज्यादा करते हुए वो दौड़ रहा होता है, इसलिए इसको स्पीड प्ले की संज्ञा दी जाती है। प्रश्न नंबर 116। नेक्स्ट देखें आप अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 117। प्रश्न नंबर 117 में शारीरिक शिक्षण पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से इस तरह परिभाषित करते हैं। प्रश्न नंबर 116। शारीरिक शिक्षण पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से इस तरह से परिभाषित करते हैं। अध्ययन के लिए विषयों का विभाजन, शिक्षा का तत्व ज्ञान को
कार्यान्वित करना, अध्ययन के लिए विषयों का निर्धारित पाठ्यक्रम, या उपरोक्त में से कोई नहीं। शारीरिक शिक्षण पाठ्यक्रम को अत्यंत उपयुक्त तरीके से इस तरह से परिभाषित करना चाहिए, मतलब शारीरिक शिक्षा का क्या पाठ्यक्रम है, वो आपको किस प्रकार से लोगों को बताना चाहिए, उसको परिभाषित करना चाहिए। तो शिक्षा का तत्व ज्ञान को कार्यान्वित करना, मतलब शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत क्या है उसको आप प्रदर्शित करेंगे, उसका क्रियान्वित करेंगे, तो ये एक सही तरीका माना जाता है। नेक्स्ट देखें आप प्रश्न नंबर 118। प्रश्न नंबर 118 में पाठ्यचर्या प्रारूप का प्रारंभिक चरण क्या है? पाठ्यचर्या स्मृति का गठन, लक्ष्यों को परिभाषित करना, उद्देश्यों को परिभाषित करना, शारीरिक शिक्षा के दर्शन को परिभाषित करना। प्रश्न नंबर 118, पाठ्यचर्या प्रारूप का मतलब शारीरिक शिक्षा से जोड़ के आप इसको देखेंगे तो सही आंसर शारीरिक शिक्षा के दर्शन को परिभाषित करना, मतलब शारीरिक शिक्षा क्या चाहता है, क्या विचार है। शारीरिक शिक्षा के पाठ्यचर्या में सबसे पहले यही चीज आपको समझाना पड़ेगा विद्यार्थियों को, चाहे व्यक्तिगत रूप से हो या फिर सामूहिक रूप से। तो सही आंसर क्या लगाएंगे इसमें आप? ऑप्शन 4। निम्नलिखित में से क्या चित्रवृत्ति नहीं है? प्रमाण, विकल्प, अस्मिता और निद्रा। प्रश्न नंबर 119। अब ये एक प्रकार का मिश्रित प्रश्न है, मिला जुला यह प्रश्न है। अब सबसे पहले तो आप याद रखिए चित्रवृत्ति का मतलब क्या होता है। तो चित्रवृत्ति आपके आंतरिक विचार होते हैं जिनको आप नियंत्रित करते हैं। अब प्रश्न आपसे पूछा जाना निम्न में कैसे चित्रवृत्ति नहीं है, मतलब विचारों का संबंध नहीं है, क्या प्रमाण से नहीं है, विकल्प से नहीं है, निद्रा से नहीं है या अस्मिता से नहीं है। तो अस्मिता एक अलग सा शब्द है, मानसिक प्रक्रिया का शब्द नहीं है, इसलिए इसको आप सही आंसर क्या लगा देंगे आप? अस्मिता। नेक्स्ट देखें आप प्रश्न नंबर 120। घेरंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से भोज्य पदार्थ किसी योगाभ्यासी के लिए अपथ्य है? प्रश्न नंबर 120। घेरंड संहिता के अनुसार कौन से भोज्य पदार्थ एक योग अभ्यासी को जो है नहीं करना चाहिए, उसका सेवन नहीं करना चाहिए? सही आंसर लगाएं आप यहां पे। तो एक तो कुलथ और दूसरा जो है मसूर का उपयोग जो है एक योगाभ्यासी को नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट देखें आप इसी श्रृंखला में प्रश्न नंबर 121। सभी क्लेशों की जननी अस्मिता, अविद्या, राग और द्वेष। सही आंसर लगा दें आप। सभी क्लेशों की जो जननी है अविद्या, अज्ञान होता है। निम्नलिखित में से कौन से आसन संतुलात्मक हैं? वृक्षासन, अर्धचंद्रासन, कुक्कुटासन, गरुड़ा आसन। तो सही आंसर लगा दें आप फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ। फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ ये कौन से हैं? संतुलन बनाने वाले आसन हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 123। आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है? तो किन वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है मैंने आपको पहले ही बताया। एक तो ध्यानात्मक हो सकते हैं और दूसरे जो है आध्यात्मिक आसन हो सकते हैं। तो जो है प्रश्न नंबर फर्स्ट और सेकंड आध्यात्मिक, प्रश्न नंबर फर्स्ट और सेकंड आसनों को निम्नलिखित में से किन वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है? प्रश्न नंबर 123। अब देखें आप जो है आसन जो होते हैं वो मोस्टली एक तो ध्यानात्मक होते हैं, ध्यानात्मक, और दूसरे होते हैं रोगोपचार। ठीक है। अब यहां ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो ध्यानात्मक तो है, ध्यानात्मक और आध्यात्मिक एक जैसे हो जाएंगे। विश्रांतिकारी का इससे कोई संबंध नहीं है। अब यहां आप इसको सामाजिक को इसके साथ जोड़ के हुए चलेंगे। सामाजिक के अंतर्गत यह माना जाएगा आपको कि आप जो है शरीर को विभिन्न प्रकार के रोगों से मुक्त रखने के लिए आप आसनों का उपयोग कर सकते हैं। तो ध्यान के साथ दूसरा क्या हो जाएगा? सामाजिक।
इसलिए आप यहां सही आंसर क्या लगा देंगे, थर्ड, फर्स्ट और सेकंड। नेक्स्ट देखिए, प्राणायाम का संबंध है केवल चित्त से, केवल शरीर से, केवल मन से, शरीर और मन दोनों से। तो सही आंसर लगाएं आप, शरीर और मन दोनों से प्राणायाम का संबंध होता है। योग सूत्र के अनुसार क्लेश व कर्म निवृत्ति का उपाय है। ऋतंभ्र प्रज्ञा, धर्म मेघ समाधि, निर्वितका समाधि और निर्विचार समाधि। सही आंसर आप यहां पर धर्म मेघ समाधि। किसके अनुसार, योग सूत्र के अनुसार। अगर पेपर जटिल बनता है तो इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आप प्रश्न नंबर 26, महर्षि पतंजलि के अनुसार अंतराय तथा विक्षेप सहभुव को दूर करने का उपाय है। अभ्यास वैराग्य, प्राणायाम, भावना चतुष्टय, एकत्वाभ्यास। तो सही आंसर एक तत्वाभ्यास। नेक्स्ट, जल व पंख से योगी के शरीर का संयोग किस कारण नहीं होता। जल व पंख से योगी के शरीर का संयोग क्यों नहीं हो पाता। प्राण वायु पर जय से, सम्मान वायु पर जय से, उदान वायु पर जय से और ध्यान वायु पर जय से। तो सही आंसर लगाएं आप ऑप्शन 3, उदान वायु पर जय से। नेक्स्ट देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 128, पिरामिड टूर्नामेंट का संबंध जो है वो किससे होता है। चैलेंज, नॉकआउट, लीग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पिरामिड चैलेंज में बनता है, जिसमें नीचे वाला खिलाड़ी अपने स्लेब को जो है चैलेंज करते हुए ऊपर की ओर बढ़ता है। आदेश का संबंध टूर्नामेंट, शिविर, कमांड, उपरोक्त में से कोई नहीं। आदेश का जो संबंध होता है वो किससे होता है, नियंत्रण से होता है, कमांड से होता है। और लास्ट प्रश्न, सभी टीमों को एक दूसरे के साथ खेलना होता है। तो किसके अंतर्गत होता है, लीग के अंतर्गत सभी टीम जो है वो अपनी विरोधी टीम से खेल रही होती है। अब लीग में अगर सिंगल लीग है तो एक टीम अपनी विरोधी टीम से, सभी टीमों से एक बार खेलेगी, और अगर डबल लीग है तो सभी टीमें अन्य टीमों से 2-2 बार खेलेगी। इस प्रकार से 130 प्रश्नों की ये जो श्रृंखला है, इसमें से अमूमन प्रश्न आपकी अंतिम भर्ती परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेष अगले मेजर टेस्ट 03 टेस्ट नंबर 3 के सॉल्यूशन के लेके अगली क्लास में हम बात करेंगे।